हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट में। सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके एक भी वीडियोस मिस नहीं होंगे। तो आज मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी का सेकेंड वीडियो, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बाकी रह गए थे जो कि एग्जाम में बिल्कुल बनते हैं। जो बच्चे सिविल सर्विसेज या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि इंडियन पॉलिटी सिलेबस में इंक्लूड है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगले 5 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विद फैक्ट्स के साथ में लेके आया हूँ। तो इसमें क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के बाद में उसका पूरा फैक्ट और उस क्वेश्चन के पीछे के जो भी फैक्ट्स हैं वो अपन इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इसमें कुछ 5 क्वेश्चंस में संविधान के विकास के इंपॉर्टेंट लाया हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये रहे पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में इनमें से कौन सा अधिनियम कंपनी के श्रमिक को देसी भारतीय व्यक्ति से उपहार स्वीकार करने के लिए रोक लगाता है? यानी कि यहाँ पर जो ब्रिटिश के समय में जो संविधान का विकास हुआ था और उस समय जो एक्ट लाए गए थे, उसमें से ऐसा कौन सा अधिनियम था जो कि भारतीय जो देसी भारतीय व्यक्ति थे उनको किसी भी गिफ्ट को लेने से स्वीकार करने से रोक लगाता था? इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि सही होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीस इंडिया एक्ट 1784, या फिर चार्टर एक्ट 1793, या फिर चार्टर एक्ट 1813। इंग्लिश वाले पढ़ने इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोहिबिटेड द वर्कर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्री नेटिव इंडियन पर्सन? तो कौन सा इसमें से एक्ट होगा ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में इसके आंसर जरूर दें, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसके बाद में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो सबसे पहला एक्ट आया था जब गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, जिसको कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो उसको रिपोर्ट करते थे। यानी कि पहला गवर्नर जनरल जो अपने को मिला था, जो कि था अपना वॉरेन हेस्टिंग। क्योंकि 1757 की प्लासी की लड़ाई, देन उसके बाद में 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद में बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हो गया था और अंग्रेज वहां से अपना शासन करने लग गए थे, और वहां पर जो टैक्सेशन था वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। तो यही रेगुलेटिंग एक्ट था जिसमें कि देसी भारतीय व्यक्तियों को उपहार स्वीकारने पर रोक लगाता है। तो इसको अपन डिटेल में समझते हैं। इसके पूरे फैक्ट्स मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो बिल्कुल वीडियो से जुड़े रहे हैं आप। चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि देसी भारतीय व्यक्तियों को उपहार स्वीकार करने के लिए कंपनी के जो श्रमिक हैं उस पर प्रतिबंध इसमें लगाने की धारणा बताई गई है। इसमें इसमें प्रतिबंध पूरा लगा हुआ है। साथ में अगला जो पॉइंट है वो है ये निर्माण कंपनी पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम किया गया था। यानी कि इसमें जो देसी भारतीय व्यक्तियों से जो अंग्रेज थे, उस समय भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल गया था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो कंपनी में काम करने वाले जो अंग्रेजी जो वर्कर थे वो भ्रष्टाचार बढ़ा दिया था उन्होंने, और वो कहीं ना कहीं पे जो देसी श्रमिक थे उनसे कहीं ना कहीं ब्राइब के रूप में कुछ ना कुछ लेते थे। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग के समय में ये एक्ट लाया गया था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो यहाँ के भारत के वासी थे उनसे कोई भी गिफ्ट लेने से यहाँ पर रोक लगा दी थी। तो यहाँ पर कंपनी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए यहाँ पर ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, जिसमें कि कोई भी गिफ्ट कंपनी में करने वाला जो अंग्रेज कर्मचारी है वो नहीं ले पाए। अगला पॉइंट देखते हैं। मूल भारतीय शासक उन्हें अपने राज्य के प्रति वफादारी जीतने के लिए क्या आकर्षक उपहार प्रदान करता था? जो भारतीय था, जो मूल भारतीय शासक जो थे, वो अंग्रेजों को अपने मुट्ठी में यानी कि अपने कब्जे में और अपने आप में उनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई गिफ्ट देते थे। तो वो गिफ्ट एज ए उसको एक करप्शंस के रूप में लिया जाता था, उससे भ्रष्टाचार ज़्यादा फैल रहा था। तो कंपनी को कहीं ना कहीं से इससे नुकसान हो रहा था, साथ में अंग्रेजों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस डेवलप हो रहा था। तो इस कारण से ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अगला पॉइंट क्या है? इसने भारत में ब्रिटिश हितों को चोट पहुंचाई थी। यानी कि ब्रिटिश के जो हित थे, मैंने अभी आपको बताया, उसको चोट पहुंचाई थी। तो इस अधिनियम को विनियमित करना इस तरह के एक खंड के साथ में प्रदान किया गया था। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773, उसमें ये उपहार
लेने से रोक लगाता है, जो कि यहाँ के भारतीय शासक थे या फिर भारतीय श्रमिक थे, उनसे मतलब एज ए गिफ्ट जो लिया जाता था वो उसको भ्रष्टाचार के अधिनियम के अंतर्गत लिया गया था और उस पर यहाँ पर रोक लगाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य को अलग करने के लिए इनमें से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम पारित किया गया था? तो इसमें से कौन सा अधिनियम है जो कि पारित किया गया? आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीस इंडिया एक्ट 1784, या फिर चार्टर इंडिया एक्ट 1793, या फिर चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही होगा? इंग्लिश वाले यहां पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट वाज पास टू सेपरेट द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। तो आप मुझे कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं। इसमें आप सभी स्टूडेंट जो लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप बिल्कुल संविधान के विकास से शुरू से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो है पीस इंडिया एक्ट 1784। जो 1784 में एक्ट आया था, उस एक्ट के थ्रू यहाँ पर ये वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल और पॉलिटिकल, ठीक है ना, पॉलिटिकल कार्यों को अलग करने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया था। अब इसको हम डिटेल में आगे समझते हैं इसके फैक्ट्स के साथ में। तो इसमें क्या क्या शामिल था? देखिए 1784 में पीस इंडिया एक्ट कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करने के लिए पारित किया गया था, जो कि मैं आपको इसका आंसर दे चुका हूं। पीस इंडिया एक्ट 1784 एक नया निकाय बनाया गया था, एक नया पूरा का पूरा एक कंट्रोलर, एक बोर्ड बनाया गया था, ठीक है ना, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है ना। एक नया बोर्ड यहाँ पर स्थापित किया गया था जो कि राजनीतिक मामलों का यहाँ पर मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन करता था। लिखा हुआ है पीस इंडिया एक्ट 1784 क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड ए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है ना, टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। अगला पॉइंट जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वाणिज्यिक मामलों का भी प्रबंधन होता था, यानी कि यहाँ पर पॉलिटिकल जितने भी मामले आते थे, पॉलिटिकल जो भी यहाँ पर अफेयर्स आते थे उनको भी कंट्रोल करता था। साथ ही साथ में यहाँ पर कमर्शियल अफेयर्स जो होते थे उनका भी यहाँ पे मैनेजमेंट संभाला जाता था। यानी कि ये जो एक्ट आया था इससे दोनों पर ही यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों तथा उनके प्रशासन को सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था। यानी कि यह अधिनियम आया, दिन उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के जितने भी मामले थे, ठीक है ना, और उसके प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रण इस अधिनियम के थ्रू आ गया था, जो कि उस समय के वहां पे वायसराय थे 1784 में, क्योंकि 1773 की बात है, उस समय वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था, जो उसका टेन्योर था, वो 1784 में खत्म हो गया था। 1784 के बाद में फिर अगला जो वायसराय आया था उसके अधीन ये आया था। तो उसके बाद में जो वायसराय आया था वो आया था कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के समय में ये पीस इंडिया एक्ट आया था, इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारिणी कार्यों का पृथक किया था? यानी कि कौन सा अधिनियम था जिसमें कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को ही यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया था? तो एक अधिनियम आया था, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल? दोनों को अलग अलग यहाँ पर कर दिया गया था उस एक्ट के थ्रू। तो वो कौन सा एक्ट था ये आपको यहां पर बताना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा ये आप बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, या फिर चार्टर एक्ट 1853। तो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? आप कमेंट में मुझे आंसर दे सकते हैं। तो मैं तो आपको आंसर यहां पर देने ही वाला हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1853 का जो चार्टर एक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चार्टर एक्ट 1853 में यहां पर लेजिस्लेचर और जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी नहीं है यहां पर, क्योंकि जुडिशरी तो पूरा का पूरा अंग्रेजों के हाथों में ही होता था। तो उसमें उस समय जुडिशरी पर कोई भी नियम नहीं लाया गया था। यहां पर सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को यहां पर, दोनों की बॉडी जो कि पहले एक साथ थी, इन दोनों को अलग किया गया था, जो कि चार्टर एक्ट 1853 के
तहत यानी कि उसके अकॉर्डिंगली किया गया था। अब इसको डिटेल में अपन फैक्ट्स भी समझ लें। चार्टर एक्ट 1853 गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को यहाँ पर अलग किया गया था। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कौन सा एक्ट था? चार्टर एक्ट 1853, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद की विधायी और कार्यकारी जो कार्यकारी यानी कि कार्यपालिका इसको बोल सकते हैं आज के समय में, अगर आज के संविधान के बारे में बात करें, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को यहाँ पर अलग करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कार्यकारी और विधायी कार्य के अधिनियम यहाँ पर अलग हुआ था। चार्टर एक्ट 1853 भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के स्थायी प्रतिनिधित्व को पेश किया है। इसमें जो परमानेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें प्रस्तुत किया गया था, और इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर भारतीय केंद्रीय विधान में ये परमानेंट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रस्तुत हुआ था, पेश हुआ था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बढ़ाया और ब्रिटिश ताज के प्रति जो विश्वास है पर भारतीय क्षेत्रों में कब्जे बनाए रखने की अनुमति दे दी। ठीक है ना, यानी कि ये अधिनियम और स्ट्रांगली आया था। अच्छा, ये अधिनियम कब आया था? इस समय कौन वायसराय था ये आपको पता होना चाहिए। 1853 ये उस समय का काल था जब लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर वायसराय था, और इसी के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं व्यापक अधिग्रहण का अधिनियम बोला जाता है, ये लागू हुआ था, और ये हुआ था 1848 से लेके 1856 तक। अगर आपको याद हो, जिस समय की विभिन्न जो रियासतें थी उनको डलहौजी जो गवर्नर जनरल था इसने अपने कब्जे में लिया था, यहाँ पे कि उनके खुद के उत्तराधिकारी नहीं थे। तो सबसे पहली जो रियासत थी वो कौन सी थी, ये आप मुझे कमेंट में आंसर दें। सबसे पहली रियासत डलहौजी के समय में कौन सी थी जो कि कब्जे में डलहौजी ने ली थी, और उसके बाद में कितनी रियासतें थीं जो कि 1848 से लेके 1856 के बीच में कब्जे में ली गई थी। कमेंट्स में मुझे इसके बारे में आंसर आप जरूर दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लगातार देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लगातार ये वीडियो आपके सामने मैं संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी पर लेके आऊँगा। स्टार्टिंग से चल रहा है, ठीक है ना, संविधान का जब विकास हुआ, संविधान कैसे बना अंग्रेजों के समय से लेके फिर आगे जो संविधान सभा बनी, देन उसके बाद में संविधान का निर्माण कैसे हुआ भारत की आज़ादी के बाद, तो सभी पर एक के बाद में एक क्रमबद्ध तरीके से यानी कि ऑर्डर वाइज मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्विशासन को समाप्त कर दिया था और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की थी? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसने कि द्विशासन को समाप्त किया था और प्रांतीय यानी कि जो इसमें स्टेट गवर्निंग सिस्टम था वो चालू कर दिया गया था? प्रांतीय स्वायत्ता यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी यानी कि प्रांत में जो सरकार होगी वो उसको पूरा कंट्रोल करेगी। तो अंग्रेजी में इंग्लिश में पढ़ लेते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंडेड डार्की एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हुए यहाँ पे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1891, या फिर गवर्नर ऑफ इंडियन एक्ट 1935, या फिर गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो आंसर होगा, देखिए इसमें क्या प्रांतीय स्वायत्ता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात चल रही है। तो जब प्रांतीय सत्ता प्राप्त हुई थी भारत के नागरिकों को तो वो एक्ट था, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल नोट कर लें, याद कर लें इसको, ठीक है ना। इस समय यहाँ पर द्वित शासन यानी कि जो डार्की पॉलिसी थी, ठीक है ना, उसको एंड करके यानी कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी थी उसको खत्म करके प्रांतीय स्वायत्ता भारत के नागरिकों को सौंप दी गई थी। वो अपना शासन प्रांतों में स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस समय स्टार्टिंग में टोटल जितने 11 प्रांत थे उसमें से 6 प्रांतों में यहाँ पर ये प्रोविजनल ऑटोनॉमी स्टार्ट कर दी गई थी, जिसमें कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सरकार बनी थी प्रांतों में। देन उसके बाद में इसमें अलग अलग सरकारें बनी थी 1935 के अधिनियम के तहत। अब इसको अपन डिटेल में समझते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या था।
तो इसके फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यह अधिनियम भारत में एक पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार और दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर इस अधिनियम के तहत भारत में एक पूर्ण जिम्मेदार सरकार की शुरुआत हुई थी और एक सेकंड एक इंपॉर्टेंट इवेंट के रूप में जाना गया। ठीक है ना, दिस एक्ट वॉज द अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट थ्रू द फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। 1935 का जो अधिनियम था, याद रखिएगा। अच्छा, ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था क्योंकि ये संविधान बनाया गया था, 1935 का एक्ट था। इससे पहले के जो एक्ट आए थे वो एक्ट इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं थे, लेकिन इसको जो 1935 का एक्ट था, जो उससे पहले साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन से पहले जो ड्यूअल पॉलिसी की का एक्ट आया था 1919 का, 1990 का, जो कि जिसको माउंटिंग चैम्सफोर्ड लॉ बोलते हैं। उसके बाद में उसी लॉ में एक प्रोविजन रखा गया था कि 10 वर्ष के बाद में एक कमीशन गठित किया जाएगा और वो कमीशन इस पॉलिसी के बारे में रिव्यू करेगा। तो वो कमीशन आया था जिसको कि साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। वो साइमन कमीशन की ये शुरुआत हुई थी वो 1927 में हुई थी, जो कि इंग्लैंड में हुई थी। देन उसके बाद में भारत में ही प्रवेश किया था, वो किया था 1928 में। 1928 में प्रवेश किया। साइमन कमीशन का काफी जमकर विरोध हुआ था, अगर आपको जानकारी है, क्योंकि उस समय जब ये साइमन कमीशन आया था, इसकी जो पूरी बॉडी बनाई गई थी इस कमीशन की, जो कि उस पर्टिकुलर ड्यूअल पॉलिसी का जो एक्ट आया था उसको रिव्यू करने के लिए, उसमें एक भी भारतीय पॉलिटिशियंस को नहीं लिया गया था। अतः उसके विरोध में यहाँ पर काफी ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुए, जिसमें कि लाला लाजपत राय जी घायल हुए थे। ठीक है ना, क्योंकि स्टेशन से उनको नीचे ही नहीं उतरने दिया था जब 1928 में ये भारत में आए थे। तो उस समय लाठीचार्ज हुआ, अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज में ये बहुत बुरी तरीके से घायल हुए लाला लाजपत राय, और इनकी उसी घायल होने के दौरान इनकी मृत्यु हुई। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो कमीशन था, इस कमीशन के बेसिस पर ही 1935 का अधिनियम जो आया, उसकी रिपोर्ट 1931 में प्रेस के द्वारा यहाँ पर आई, जिसका कि पूरा का पूरा छापा गया। देन उसके बाद में इसको रोल जो बना था वो साइमन कमीशन ही बना था। देन उसके बाद में 1935 का अधिनियम आया था, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये काफी लंबा दस्तावेज था, जिसमें कि 319 यानी कि 321 इसमें आर्टिकल और 10 शेड्यूल थे। ध्यान रहे, इसी समय में भारत और भारत के साथ में जो बर्मा था, जो कि वर्तमान में इसको म्यांमार बोलते हैं, उसके लिए भी अलग से एक पूरा का पूरा दस्तावेज बनाया गया था। वो दस्तावेज अलग था, और ये दस्तावेज, उसमें टोटल 8 अनुसूचियां थी, उसमें 10 अनुसूचियों का प्रावधान दिया गया था। तो 1935 में ही वो बनाया गया था, और 1936 और 37 के बीच में, यानी कि 35 से 36 के बीच में म्यांमार यानी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, एक अलग राष्ट्र बना दिया गया था। ये याद रखिएगा आप। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, इनमें से एक अखिल भारतीय महासंघ की भी स्थापना के लिए प्रांतीय और रियासत इकाइयों के रूप में इसको शामिल किया गया। अगला जो पॉइंट है वो है, अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच में शक्ति को 3 सूचियों के बीच में, जिसमें कि संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची, ये शामिल की गई थी। तो इसमें से जो संघीय सूची थी उसमें 59 सब्जेक्ट को रखा गया था। इसी तरीके से प्रांतीय सूची में 54 सब्जेक्ट, और संवर्ती सूची में यहाँ पर 36 विषयों को लिया गया था। संवर्ती सूची वो थी जिसमें कि प्रिंसली स्टेट को शामिल किया गया था। एट द एंड संवर्ती सूची उस समय ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही थी, बाकी इन दोनों विषयों पर कार्य हुआ था अंग्रेजों के समय में। तो ये था इसका फैक्ट। अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जिसमें कि हमें आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन को बिल्कुल एंड तक रहिएगा आप, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह कहा गया कि वायसराय की परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होने थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वो कौन सा अधिनियम था जिसमें कि कहा गया कि वायसराय की परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होने थे? तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो आंसर है आपको बताना है, ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935, या फिर 1858। कौन सा ऑप्शन होगा? इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्टिपुलेटेड दैट आउट ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द वायसराय काउंसिल 3 वर टू बी इंडियन? तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल दें अगर आपको पता है तो।
तो इसका जो आंसर है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 का जो एक्ट आया था, जो कि जिसको कि मॉन्टिंग चैम्सफोर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। उस समय का जो वायसराय था वो कौन सा? चैम्सफोर्ड लॉ, चैम्सफोर्ड, ठीक है ना। चैम्सफोर्ड जो था वो उस समय का वाइस रॉय था। और जो मॉन्टिग्यू, मॉन्टिग्यू जो था वो उस समय के सेक्रेटरी था। तो इन दोनों ने मिल के ये लॉ बनाया था। तो इसमें सेक्रेटरी के थ्रू इस पूरी की पूरी लॉ को तैयार किया गया था, इसलिए मॉन्टिग्यू साथ में जोड़ते हैं। तो मॉन्टिग्यू चैम्सफोर्ड लॉ के नाम से ये जाना जाता है। तो इसी ही लॉ में 6 सदस्यों में 3 भारतीयों का प्रोविजन इसमें रखा गया था, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत, ठीक है ना, यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट, इसको भूलना नहीं है, ये मैं साथ में जोड़ रहा हूँ। रोलेक्ट एक्ट भी इसी समय आया था 1919 में, जिसमें कि वो 3 बहुत ही ज़्यादा काले नियम इसमें जोड़े गए थे अंग्रेजों के द्वारा। नो अपील, नो वकील और नो दलील। इसमें कोई अपील नहीं हो सकती थी, कोई दलील नहीं दे सकते थे, और ना ही कोई वकील इसमें आपको दिया जाता था। मतलब कि बिना किसी कार्रवाई के, मतलब कि बिना किसी, आप किसी पर कोई कार्रवाई के लिए कोई भी आप वकील नहीं रख सकते, ना कोई दलील प्रस्तुत कर सकते हैं, और ना ही कोई अपील कर सकते हैं, और सीधे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अरेस्ट करके आपको कहाँ रखा जाएगा इसके बारे में भी जानकारी इसमें नहीं मिलती थी, इसलिए इसको काला कानून के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही काला कानून था। देन इसके बाद में इसका काफ़ी विरोध हुआ था, और इस विरोध में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्योंकि ये जो लॉ था, ये लॉ होने के बाद में ही ये पूरी की पूरी घटना घटी थी, जिसको कि जलियांवाला बाग कांड कहते हैं, 1919 की घटना, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट्स थे। अब इसको अपन डिटेल में समझते हैं। ये आ गया इसका फैक्ट। इस अधिनियम को मॉन्टिंग चैम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। मॉन्टिंग भारत के राज्य के सचिव थे, और चैम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय थे। ये मैं अभी आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा, इसमें आगे प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित, ठीक है ना। यानी कि एक ट्रांसफर्ड था और दूसरा था रिजर्व, ठीक है ना। 2 पार्ट में इसको पूरा का पूरा सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था। यानी कि इसके पूरे के पूरे जो विषय थे वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू द 2 पार्ट में डिवाइड किए गए थे। हस्तांतरित विषयों में राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था। और जो रिजर्व थे, रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार किए बिना प्रशासित किया जाना था। यानी कि दोनों को अलग अलग यहाँ पर सेपरेट रखा गया था। एक राज्यपाल के अधीन था और दूसरा गवर्नर के अधीन था। यानी कि ये रिजर्व कैटेगरी का था और ये ट्रांसफर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। इसने देश में द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। द्विसदनीय, जैसे कि भारत में अभी इसी के थ्रू द्विसदनीय व्यवस्था भारत को मिली, जो कि मॉन्टिग्यू चैम्सफोर्ड लॉ में शुरुआत की गई थी। यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था और डायरेक्ट इलेक्शंस की व्यवस्था की शुरुआत भारत में इसी के द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर देगा। इट्स इंट्रोड्यूस बाइसामर्लिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि द्विसदनी और साथ में प्रत्यक्ष चुनाव, जैसे कि अभी वर्तमान में जब संविधान बन गया, देन उसके बाद में यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है। जैसे कि लोकसभा जो कि निचली सभा कहलाती है, और ऊपरी सभा जो कहलाती है वो राज्यसभा कहलाती है। तो उसी तरीके की द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से हुई थी। और डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि कोई भी जो प्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, इसकी व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई थी। तो ये 1919 का अधिनियम था, जिसमें कि डायरेक्ट इलेक्शन की पॉलिसी डेवलप की गई थी, ठीक है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 5वां क्वेश्चन होगा, जैसे कि मैंने बताया ना, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फैक्ट के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल क्वेश्चन के साथ में बनी रहेगा, विद फैक्ट्स के साथ में मैं आगे आपको इसको बताने वाला हूँ। इसका आंसर बताइए, क्रिप्स मिशन भारत में कब भेजा गया था? तो इसका जो आंसर है आप बताना है। मार्च 1940, फरवरी 1941, फरवरी 1942 या फिर मार्च 1942। तो इसका आंसर कौन सा होगा ये आपको यहाँ पर बताना है कि व्हेन वाज द क्रिप्स मिशन सेंट टू द इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो है मार्च 1942। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि क्रिप्स मिशन जो आया था वो आया था मार्च 1942 में। अगर हम इसकी बात करें तो इस समय जो
वो थे अपने वायसराय। इस समय कौन था ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि वायसराय कौन था। वायसराय कौन था ये आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं। 1942 में कौन था मैं आपको कमेंट्स में इंतजार करूंगा। इसके फैक्ट्स हम आगे समझ लेते हैं। तो इसका जो फैक्ट्स है आइए देख लेते हैं। मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्ताव के साथ में एक मिशन भारत भेजा गया था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में जो समर्थन चाहिए था भारतीय लोगों का, जो कि भारतीय सेना थी, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्य लोग थे, उनका साथ होना जरूरी था। तो उसके लिए एक यहाँ पर डेलीगेशन भेजा गया, जो कि भारतीय जो नागरिक थे, भारतीय जो सैनिक थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ मिलकर, ठीक है ना, विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करें, और जो उनके शत्रु हैं, ठीक है ना, उनसे उनके साथ में यहाँ पर युद्ध होना था। तो उसके लिए यहाँ पर सीधी की सीधी भारतीय जो पॉलिटिकल्स एक्टिविस्ट थे, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जिनको कि अपन बोल नहीं सकते इसमें, इन सभी का सीधा कहना था कि हम इस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसका पूरा फायदा उठाएं और इसमें अंग्रेजों के साथ में नेक टू नेक बात करें, और इसमें यही करें कि हम आपका साथ तभी देंगे जब आप राजी हों कि यहाँ से आप वर्ल्ड वॉर के बाद में इस देश को छोड़ देंगे और हमें पूरा आज़ाद कर देंगे। इस तरीके की बातें यहाँ पे चल रही थी। तो इसके लिए ये डेलीगेशन भेजा गया था मार्च 42 को, जिसको कि क्रिप्स मिशन कहा जाता है। यानी कि इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्टैमफोर्ड क्रिप्स, नाम याद रखिएगा। स्टैमफोर्ड क्रिप्स ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें एक भारतीय संघ को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा का भी प्रस्ताव, यानी कि एक पूरा का पूरा यहाँ पे प्रपोजल था कि इसमें हम भारत को एक डोमिनियन स्टेटस, यानी कि इंग्लैंड की सत्ता के अधीन एक दूसरा राज्य हम इसको घोषित कर देंगे, जो कि इंग्लैंड के अधीन होकर यहाँ पर राज्य करेगा। इसका मतलब ये था, डोमिनियन स्टेटस का मतलब यही होता है। ठीक है ना। तो युद्ध की समाप्ति के बाद में एक संविधान सभा का, इसमें सेकंड जो प्रपोजल था वो था, युद्ध जैसे समाप्त होगा देन उसके बाद में एक संविधान सभा से एक नया संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने का भी प्रस्ताव इसमें दिया गया था। युद्ध खत्म होगा, खत्म होने के बाद में संविधान सभा, देन उसके बाद में उससे भारत के लिए संविधान का भी प्रपोजल इसमें दिया था, जैसा कि बाद में हुआ भी 1946 में दिसंबर में संविधान सभा गठित की गई, और संविधान सभा के बाद में फिर संविधान भी बना था। तो उसी तरीके से यहाँ पर युद्ध की समाप्ति के बाद में क्रिप्स मिशन में भी ये प्रपोजल था, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो क्रिप्स मिशन था ये सक्सेस नहीं हो पाया था, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग की पूरी डिमांड थी कि हमारे लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। बंटवारे पर वो अड़ गई थी। तो एट द एंड इससे कुछ सक्सेस उसको मिली नहीं थी, और ये ध्यान रखिएगा, मई 1942 में ये वापस चला गया था। ठीक है, तो ये इसके कारण थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। आधिकारिक रूप से क्रिप्स मिशन के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जो थे, उन्होंने वार्ता की थी, इन्होंने मिलकर बात की थी। आधिकारिक रूप से ये दो रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि वहां पे गए थे इनसे बात करने के लिए, लेकिन एट द एंड ये मई 1942 में ये असफल हुआ और ये वापस चला गया था। तो ये इसके फैक्ट थे जो कि मैंने आपके सामने बताया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, और साथ ही साथ में ये बताएं कि आप और किस तरीके के वीडियोस पसंद करेंगे जिसमें कि मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ में बताऊं, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी भी लेके आऊँगा, साथ में मध्य प्रदेश जीएस के भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके साथ में इसी तरीके से कंसल्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ में जुड़े रहें आप, और साथ में मुझे ये बताएं कि क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अपना वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, अगला वीडियो मैं लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।